नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो छठे वीक में चल रहे हैं हम और अभी हम इस वीक में रीतिकाल पढ़ रहे हैं और रीतिकाल में हमने रीतिकाल के बारे में जान लिया है। रीति सिद्ध कवि व रीति सिद्ध की विशेषताएं हमने देख ली हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं भी देख ली और उसमें हमने बिहारी को पूरे तरीके से पढ़ लिया। इतना हम कर चुके हैं। बचा हुआ जो पार्ट है वो अगले 2 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें हम रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद जो काव्य धारा है इसके बारे में पढ़ेंगे, घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, रीति इतर काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे और रीतिकाल व ललित कलाओं का जो संबंध है वो भी पढ़ेंगे। ये वाले टॉपिक, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये वाले टॉपिक मैं कल आपको कराऊँगा, क्योंकि कल कोई वीडियो के लिए कोई टॉपिक्स नहीं थे मेरे पास, इसलिए इन वालों को हम कल देखेंगे। तो आज हम रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद जो काव्य धारा है उसकी विशेषताएं, घनानंद और उसके आगे के 1-2 टॉपिक्स वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद काव्य धारा। जो पहला वीडियो मैंने आपको रिवीजन कराया था तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कौन कौन सी इस दौरान काव्य धाराएँ आई थी, जिसमें रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति काव्य धारा, ये सारी काव्य धाराएँ थीं। उनमें एक रीति मुक्त भी थी। रीति मुक्त वो थे जिन्होंने किसी लक्षण ग्रंथ परंपरा का पालन नहीं किया। ठीक है ना। हमने देखा था कि लक्षण ग्रंथ परंपरा का जिन्होंने पालन किया उनको कहा गया रीतिबद्ध काव्य धारा। जिन्होंने काव्य धारा का पालन नहीं किया लेकिन उसको सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लिखा वो कहलाए रीति सिद्ध। वो कहलाए रीति सिद्ध, जिसमें हमने कल बिहारी को पढ़ा था। ठीक है, तो अब रीति मुक्त में क्या होंगे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ परंपरा लिखने का पालन नहीं किया। इसमें मुख्य जो कवि आते हैं वो घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये 4 कवि प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। अब हम फर्क देखते हैं कि रीति काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा में क्या अंतर देखने को मिलता है। पहले समानताएं देखो। बाह्य स्वरूप परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं था। दोनों काव्य धाराएं दरबार के भीतर ही विकसित हुई थी। दोनों का केंद्रीय विषय क्या है, श्रृंगार, और दोनों की भाषा क्या है, ब्रज। तो ये तो इनमें समानताएं पाई गई है ना। दरबार में दोनों आई हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, श्रृंगार इनका मुख्य विषय है और बाह्य स्वरूप परिस्थितियों में भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन असमानताएं क्या है, देखिए रीति जो कवि हैं उनका उद्देश्य क्या था, राजा को रिझाना है, चमत्कार पैदा कर देना है, रस की उत्पत्ति है। लेकिन रीतिमुक्त जो कवि हैं उनका उद्देश्य है कि गहन प्रेम की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने हेतु इन्होंने कविता को ही साध्य बनाया है। तो इनका जो उद्देश्य है वो है गहन प्रेम की अनुभूतियों को व्यक्त करना, ना कि राजा को रिझाना। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर है दोनों के कविता के उद्देश्य को लेकर, जो दोनों में अंतर देखने को मिलता है। काव्यशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है इनका ये है कि ये कविता को धन या यश प्राप्ति का साधन नहीं मानते, बल्कि कविता को ही साध्य मानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है घनानंद जी का। घनानंद कविता के प्रति दायित्व बोध रखते हैं और उन्होंने अपने द्वारा कविता नहीं, कविता से व्यक्तित्व निर्माण की बात कही है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, लोक हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत, है ना, कि लोगों के कहने से मैं कवि नहीं बन रहा, मैं तो खुद ही अपने आप को कवि मान रहा हूँ। ठीक है, इनका जो प्रेम दृष्टिकोण है वो देह मूलक, वासना मूलक नहीं होकर, क्रीड़ा परक ना होकर एकनिष्ठ व सीधा है। जो रीतिकाल में देखने को मिलता है, रीतिबद्ध जो काव्य धारा में देह मूलक, श्रृंगार मूलक जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर एकनिष्ठ व सीधा है। ठीक है, इनके यहाँ विरह पीड़ा और संयोग दोनों में ही का ही विश्लेषण देखने को मिलता है। घनानंद की विरह पीड़ा इतनी है कि संयोग में भी वियोग की अनुभूति इनको होती है। देखिए इनका कथन है, यह कैसो संयोग सूझी न परे, जो वियोग न क्यों बिछोतु है। ठीक है ना, तो ये वाला कथन आप ध्यान रखेंगे, घनानंद में भी उपयोग में आएगा। काव्य शास्त्रों के नियमों पर इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्यों देंगे, इनका उद्देश्य चमत्कार पैदा करना नहीं है। इनका जो फोकस रहा है वो भावगत मार्मिकता पर अधिक रहा है, इसलिए विरोधाभास, श्लेष जैसे अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर फारसी परंपरा का भी प्रभाव नजर आता है।
जैसे विरह में दिल के टुकड़े, छाती के घाव जैसे ऊहात्मक शब्दों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। याद कीजिए ऊहात्मकता की बात हमने कहाँ की थी, कोई बता पाएगा? याद कीजिए, कोशिश कीजिए। ऊहात्मकता की बात की थी जब हमने किसको पढ़ा था? जायसी को पढ़ा था। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद करना जरूरी है। ठीक है, तो रीतिकाल की एकमात्र काव्य धारा है जो कविता को भावों की मार्मिकता, प्रेम की प्रामाणिकता से जोड़े रखती है, दरबारी चमक दमक से क्या है? दूर है। तो ये निष्कर्ष सीधा सीधा आप प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रयोग ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो रीतिमुक्त काव्य धारा में जो कवि हमें पढ़ना है वो है घनानंद। घनानंद का रीतिमुक्त काव्य धारा में सर्वोच्च स्थान है। हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। देखिए 2 लाइन ही आप लिख देंगे, अगर घनानंद पे सवाल आता है तो कितना अच्छा उत्तर आप लिख पाएंगे। सुजान के विरह में श्रृंगार में विरह पक्ष को मार्मिकता के साथ लिखा है। सुजान हित इनकी प्रमुख रचना है। घनानंद ने सुजान के विरह में अपनी रचनाएं की हैं और इनकी रचना का क्या नाम है? सुजान हित। ठीक है, अब बात करते हैं इनके काव्य का संवेदना पक्ष। देखिए इनकी कविताएं क्या हैं? भाव व सघन अनुभूतियों से प्रेरित हैं, निर्मित हैं, जिनमें 2 भाव मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक है भक्ति और दूसरा है प्रेम। प्रेम में कैसा? अभी थोड़ी देर पहले बात की, विरह। क्यों आया है? सुजान की वजह से। ठीक है, सुजान का विरह देखने को मिलता है। इनके प्रेम की तुलना रीतिकाल से कर दे तो देखिए रीतिकाल में कैसा है? देह मूलक, संयोग श्रृंगार। यहाँ पर कौन है? विरोग श्रृंगार, अनुभूतियों से निर्मित। यहाँ पर चमक दमक पैदा करना उद्देश्य नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी तुलना कर सकते हो। प्रमुखतः वियोग के कवि हैं, पर सुजान को न पाने का दर्द इनका वियोग का प्रमुख कारण है। दिनकर जी ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है ना। तो इतना प्यारा विरह इन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि दिनकर जी को इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ी। तो ये आप उदाहरण काम में लेंगे। विरह में हृदय की तड़प, आंखों की विवशता जैसी विशेषताएं भरी पड़ी हैं। जैसे उजरिनी बसी है हमारी अखियानी देखो, उजाड़ है हमारी आंखें। ध्यान से देखिए, हमारी आंखों में उजाड़ ही उजाड़ नजर आएगा। ऐसी बातें इन्होंने विरह में की हैं। कहीं कहीं वियोग के साथ संयोग की सजीवता भी देखने को मिलती है, पर वो क्या है? सीमित है। वो क्या है? सीमित है। क्लियर है? घनानंद का जो सुजान के प्रति जो लौकिक प्रेम था, बाद में वही कृष्ण और राधा के प्रति अलौकिक स्तर पर व्यक्त होने लगा था, क्योंकि जो घनानंद थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इन्होंने क्या किया? पद लिखने शुरू किए। जैसे इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध है कि एरी रूप अगाधे, राधे राधे राधे, तेरी मिलने को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे। तो ये वाला आप भक्ति परक दोहा इनका याद रख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब बात करेंगे शिल्प पक्ष। तो रीतिवादी भाषा प्रयोग की अराजकता से बचे हैं। सुजान हित शुद्ध ब्रज भाषा में लिखी है और ब्रज भाषा प्रवीण इनको कहा गया है। शुद्ध ब्रज का इन्होंने प्रयोग किया, शब्दों से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग न के बराबर है। जबकि आप देखेंगे जब हमने बिहारी जी की बात की तो उन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया था। केशवदास ने भी किया है। केशवदास का तत्समी भाषा ज़्यादा थी। पद्माकर ने भी किया है, लेकिन यहाँ पर अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग न के बराबर देखने को मिलता है। जैसे शुक्ल जी ने भी तारीफ करते हुए लिखा है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। लक्षणा व व्यंजन शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुहावरे लोकोक्ति वाला पॉइंट तो आप हर कवि में लिख दो, क्योंकि लगभग कवि लोक चेतना से प्रेरित होते हैं। उनमें वहाँ की जो तत्कालीन संस्कृति है उसके गुण पाए जाएंगे। तो मुहावरे लोकोक्ति इन सब का प्रयोग तो हर कवि में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। छंदों का इन्होंने सधा हुआ प्रयोग किया है। दोहा और सवैया छंद में लिखा है। अलंकार का भी प्रयोग लिखा है। लेकिन हाँ,
अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने भावों को गहन करने के लिए, अभिव्यक्ति को और गहन करने के लिए या गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, ना कि चमत्कार पैदा करने के लिए। तो ये उद्देश्य का जो फर्क है वो यहाँ देखने को मिलता है। जैसे विरोधाभास अलंकार, उजरनी बसी है हमारी आंखें अनदेखो। ठीक है, निष्कर्ष क्या लिखेंगे? शुक्ल जी का उदाहरण शामिल करेंगे। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो इतनी तारीफ की है ना शुक्ल जी ने घनानंद की, जितनी तारीफ शायद किसी और कवि को नहीं मिली जितनी घनानंद को मिली है रीतिमुक्त काव्यधारा में। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि रीतिमुक्त काव्यधारा में इनका क्या है, सर्वोच्च स्थान है। देखिए इतने एकदम क्रिस्प नोट्स जो कहते हैं ना, वो हैं ये। अब कैसा भी सवाल आ जाओ आप हैंडल करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, अब आखिरी जो काव्यधारा हमारी बची है वो है रीति इतर। रीति इतर हमने बात की थी कि जो रीति काल में लक्षण ग्रंथ परंपरा से अलग लिखी गई, जो चार्ट हमने शुरू में देखा था, अगर मैं वो आपको चार्ट दिखा पाऊँ तो मैं दिखाता हूँ वो चार्ट आपको। शुरू में जो हमने चार्ट बनाया था तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये वाला जो चार्ट था कि रीति इतर, हमने रीतिबद्ध देख लिया, हमने रीति सिद्ध देख लिया, हमने रीति मुक्त देख लिया। रीति इतर में दो थी, दरबारी और गैर दरबारी। दरबारी में वीर काव्य लिखा जा रहा था जो मुगल जो साम्राज्य है उसके खिलाफ के लिए था, और गैर दरबारी में दो देखने को मिले थे, नीति काव्य और भक्ति काव्य। तो बेसिकली हमें वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य अभी देखना है। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। रीति इतर काव्य, ठीक है, तो रीति इतर काव्य मैंने अभी बताया, वीर काव्य, भक्ति काव्य और नीति काव्य, ये दरबारी होगा और बाकी दरबारी नहीं होंगे। तो वीर काव्य में दो वर्ग हैं। एक रीतिबद्ध वीर काव्य है जो राजा की अतिशोक्तिपूर्ण जो व्यंजना की जा रही थी, इसमें पद्माकर हैं जो हम देख चुके हैं। एक जो मुगल शासकों के विरुद्ध लड़ने वाले शासकों के साथ जो था, जिसमें भूषण लाल, गोविंद सिंह, कहीं कहीं देशभक्ति का काव्य भी से कहा जाता है। तो ये जो राष्ट्रवाद से प्रेरित जो वीर गाथाएं थी, वीर गाथात्मकता जो थी, वो यहाँ देखने को मिलती है। अगर इस दौरान की वीर गाथात्मकता देखिए, आदिकाल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभरी थी। आदिकाल से अगर हम तुलना करें तो समानता क्या है, वीरता के अतिशोक्तिपूर्ण रासो काव्य में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतर क्या है, आदिकाल की वीरता मूल्य के रूप में थी, कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है ना, किसी निर्धारित उद्देश्य को लेकर ये चीज़ नहीं कही गई थी। जबकि रीतिकाल में क्या था, सोद्देश्यता है। उद्देश्य क्या है, मुगलों के खिलाफ इनको क्या करना है, संघर्ष करना, मुगलों को क्या करना है, खदेड़ना है। तो ये जो उद्देश्य परक जो वीर गाथात्मकता थी वो अलग थी। कहाँ पर, आदिकाल से रीतिकाल में। गोविंद सिंह का प्रसिद्ध है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ऐसे ये जो जबकि उसमें था, आदिकाल में था, जाकी कन्या सुंदर देखी, तापे जा धरी तलवार, है ना, वहाँ पे वीर गाथात्मकता जो थी, वीरता थी, वो जो एक मिल्य के रूप में आती थी। तो ये फर्क है रासो काव्य आदिकालीन रासो काव्य और रीतिकालीन वीर गाथात्मकता में, वीरता में। ठीक है, तो ये वीरता राष्ट्रीयता की भावना से भरी थी, है ना। मुगल आक्रमण को दो संस्कृतियों, दो राष्ट्रीयताओं का युद्ध समझा गया था। ठीक है, आदिकाल में सामंतों का आपसी युद्ध था या मातृभूमि के लिए लड़ाई थी। तो निष्कर्ष ये कहेंगे कि यह वीर काव्य अनूठा एक स्तर पर आदिकाल की वीर गाथा परंपरा को आगे भी बढ़ाता है और उसका परिस्थितियों के रूप में क्या करता है, अतिक्रमण भी करता है, मतलब आदिकाल से अलग भी है। ठीक है, तो ये वीर गाथात्मक। अब आते हैं भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। भक्ति काव्य देखिए, भक्ति से अगली ही क्या है, आदिकाल आया, आदिकाल के बाद में आपका भक्ति काल आया, और भक्ति काल के बीच बाद में आया रीतिकाल। तो ऐसा नहीं होता कि इस दौरान की प्रवृत्तियाँ यहाँ नहीं होंगी, मात्रात्मक कमी आ जाएगी, पर भक्ति काल में जो भक्ति थी वो रीतिकाल में भी देखने को मिलेगी। तो रीतिकाल में भक्ति काल का अंत नहीं हुआ, बल्कि परिमाणात्मक, मैंने कहा मात्रात्मक कमी आई। भक्ति काल में चारों परंपराएं बनी रही भक्ति काल की। कौन कौन सी चारों, निर्गुण की 2 और सगुण की 2। हालांकि वह प्रभाव वह रंग नहीं रहा था, नैसर्गिक रूप से वो नहीं रहेगा। संत काव्यधारा में जैसे चारी साहब, दरिया साहब,
है ना। ये शंकर के अद्वैतवाद नाथों के हठयोग परंपरा का प्रभाव है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरे हमारा सुन्न में, अहमद में, अनहद में विश्राम। देखिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे नहीं लगा इससे में अभी तक सवाल आया है, लेकिन आप देख लीजिए, इनके नाम याद कर लीजिएगा, मेरे को याद नहीं हुए थे। ऐसे सगुण काव्यधारा का याद रख सकते हैं, केशवदास की रामचंद्रिका और घनानंद की जो भक्ति थी राधा निम्बार्क संप्रदाय के प्रभाव में राधा कृष्ण भक्ति, ये देखने को मिलती है। ये वाला आप दोहा याद कर सकते हैं, इनका पद याद कर सकते हैं। भक्ति काल की निष्कर्ष क्या लिखेंगे? भक्ति काल की धारा यहाँ सूखी नहीं थी, रीति काल में भी प्रभावित थी, हालांकि वह संपन्नता नहीं थी जो भक्ति काल में थी। तो निश्चित रूप से यही होने वाला है। लास्ट है भक्तिकालीन नीति काव्य। नीति काव्य धारा की शुरुआत ऐसा नहीं है कि रीति काल में ही हुई थी, वह आदिकाल व भक्ति काल में चली आ रही धारा को आगे बढ़ाया है। रीति काल में पहली बार हुआ जब कुछ कवियों ने धर्म व भक्ति क्षेत्र से तटस्थ रहते हुए सिर्फ नीति पद काव्य गए। देखिए आदिकाल और भक्ति काल में नीति पद काव्य तो थे, नीतिपरक पद तो थे, लेकिन वो भक्ति या जो तत्कालीन जो प्रवृत्ति पाई गई थी उसके साथ थे। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट नीति काव्य, नीतिगत काव्य, नीतिपरक काव्य उभरा, है ना, जिन्होंने केवल नीतिपरक काव्य लिखे। इसमें प्रमुख थे वृंद व गिरिधर कविराय। तो नीति काव्य में लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ये बड़ा अच्छा है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अगले 5 मिनट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लिखा है। देखिए इनकी एक स्पेशल शैली थी, विशेष शैली थी। क्या थी विशेष शैली? इसमें क्या करते थे, पहली पंक्ति में तो नीतिपरक लोक सिद्धांत प्रस्तुत करते थे और दूसरी पंक्ति में लोक जीवन का उदाहरण देखकर अपने बात को चित्र की भांति स्पष्ट करते थे। मतलब पहली लाइन में सिद्धांत मिलेगा और दूसरी लाइन में लोक प्रचलित उदाहरण मिलेगा। देखिए, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, ते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर। ये देखिए, ये लोकोक्तिया मुहावरा है, लोक प्रचलित, है ना। ऐसे ही वृंद कवि का देखिए, वृंद कवि के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। वृंद प्रमुख कवि जिनकी प्रशंसा शुक्ल जी ने भी की है, इतने प्रसिद्ध कि कई राजा उन्हें अपना राजकवि बनाना चाहते थे। शुक्ल जी ने लिखा है, हिंदी की नीति काव्य धारा में उनसे बड़ा कोई कवि नहीं था। सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय। सभी सहायक बलवान के होते हैं, निर्बल का कोई सहारा नहीं होता। पवन जगावत आक को दीप ही देत बुझाए, है ना। ये देखिए, ये है लोक प्रचलित या लोकोक्ति या मुहावरा जो द्वितीय पंक्ति के रूप में आया है। ऐसे ही गिरधर का एक कथन है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उरीचिए यही सयानो काम, है ना। तो ये सेकंड पंक्ति वही उदाहरण या लोकोक्ति देखने को मिलेगी। तो ये 1, 2, 3 आप याद कर लीजिएगा, नीतिगत काव्यधारा का काम आपका चल जाएगा। आखिरी टॉपिक आज का है वो है रीतिकालीन काव्य पर वह ललित कलाओं का संबंध। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे नहीं लगता है, फिर भी देख लीजिए, छोटा सा है, फास्ट कराऊंगा थोड़ा। साहित्य या कविता एक ही प्रकार की कला है क्योंकि इसका उद्देश्य जीवन के सौंदर्य को उभारना है। रीतिकालीन काव्य में सौंदर्य का केंद्रीय पक्ष होने के साथ अन्य ललित कलाओं से भी उसका संबंध दिखाई पड़ता है। किस किस से है? संगीत से गहरा संबंध है। इसमें ध्वन्यात्मकता है, इसमें क्या है, लयात्मकता है। तो शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास का काल है। इसका प्रभाव रीतिकालीन काव्य में उपस्थित संगीतात्मकता पर पड़ता है। चित्रकला का प्रभाव भी बिंबात्मकता यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी है। बिहारी को बिंबों का सम्राट भी कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, पर सम्राटों की में अगर देखें तो सूरदास, बिहारी और कौन थे, निराला, ये 3 कवि हैं जो बिंबों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो जहांगीर के समय चित्रकला पर भी प्रयोग हो रहा था। तो ये देखिए, चित्रकला पर ये प्रभाव है। अंग अंग जगनगमती दीप सिखासी दे, दिया बुझाए हुए रहो बड़ो उजेरोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये चित्रकला पर प्रभाव प्रमाणित करते हैं। निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि रीति काल का सिर्फ कविता ही नहीं, सभी कलाओं के समन्वय की बात करते हैं रीति काल में। तो वो यहाँ भी देखते हैं, अंतिम जो उद्देश्य है होता है वो रस की प्राप्ति है, जो किसी भी कला से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज का काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हमने। कल जो टॉपिक करेंगे डे 6 होगा हमारा। कल बचे हुए सारे टॉपिक्स हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल रीतिकाल को हम बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद हम फिर प्रवेश करेंगे आधुनिक काल में। वीडियो सीरीज़ लगातार रहने वाली है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वीडियो बीच में बंद हो जाएंगे, लगातार चल रही है। बस आप कितना लाभ ले पाते हैं ये आपके ऊपर है। आंसर राइटिंग का अगला वीडियो भी जल्दी मैं लाऊंगा, इस वीकेंड पे कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा। मैं थोड़ा साथ में
पूर्णतया रूप से भी इस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां भी काफ़ी हैं। तो लेकिन जब जब मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोगों को बहुत सारा लाभ मिले, क्योंकि जो चीज़ मैंने झेली वो आप नहीं झेलें। आपको एक सही मार्गदर्शन में छोटे छोटे टारगेट्स लेते हुए आप अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।